सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओ चैन अब अपने साथियों के साथ में पहुंच चुका होता है डेड सिटी के अंदर कि कई सालों में एक बार होने वाला एक इवेंट होता है और इसी के अंदर ये लोग फंस भी चुके थे, जहां पर शाओ चैन किंग चैंग की हेल्प लेने के लिए उससे कहता है कि मैं तुम्हें जब चाहूं तब मार सकता हूं। जिसके साथ साथ इन लोगों की फाइट हो चुकी होती है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गोस्ट के भी साथ में, जो कि असल में इन लोगों को मारकर इनकी ही एनर्जी को लेना चाहता था। लेकिन अब शाओ चैन और उसके साथियों के चलते चलते अब ये लोग आ चुके होते हैं लिंगर के सामने, जहां पर लिंगर को किंग चैंग और शाओ चैन की रियलिटी के बारे में पता भी चल चुका था। ये लोग यहाँ पर जैसे ही फाइट करने वाले होते हैं तो उसी मोमेंट पर वहां पर आ जाती है लेन नाओ, जिसने इन लोगों की लड़ाई को शांत करवा दिया था। और शाओ चैन ने सोचा था कि आखिर ये लेडी कौन हो सकती है। और अब हमारी न्यू पार्ट की शुरुआत हो जाती है इसी सीन को ही दिखाते हुए, जहाँ पर लेन नाओ के पास में जो एक छोटा सा पर्पल ड्रैगन किंग होता है उसके पास में उछलते हुए पहुंच जाता है कोको, क्योंकि वो भी उसी की कैटेगरी का एक बीस्ट होता है। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ में बात भी कर सकते थे। जहाँ पर ये पर्पल ड्रैगन किंग इन लोगों के पीछे से कुछ इशारा करता है जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर भागते हुए और अपनी जान को बचाते हुए पहुंच जाता है काइलो, जो कि अपने साथियों के साथ में आ रहा था, क्योंकि इन लोगों के पीछे पड़े हुए होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्लाइंग घोस्ट। लेकिन ये नजारा देखकर पर्पल ड्रैगन किंग तो तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है। इसी वजह से इसी के पीछे पीछे कोको ने भी भागना शुरू कर दिया था। और ये नजारा देखकर लेन नाओ इन सभी के सभी लोगों से ये कहने लगती है, देखो हर एक ड्रैगन किंग के पास में एक अलग ही तरीके की स्पिरिट होती है, इसी वजह से इसके पास में भी यहाँ से खुद को और हम लोगों को भी बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर से होगा। जिसकी वजह से लेन नाओ तुरंत ही उसके पीछे जाने लगती है और उसी के पीछे पीछे शाओ चैन और बाकी के लोग भी जाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के पास में अपनी जान को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिनके पीछे पीछे काइलो भी जा रहा था। लेकिन अब ये लोग भागते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाले थे जिसके बारे में इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब ये लोग एक बहती हुई नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से लाल ही लाल दिखाई दे रही थी। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये नदी भरी हुई हो खून से। इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल भी आ रही थी, जिसको सूंघते हुए लिंगर ये कहने लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नदी तो भरी हुई हो खून से, और इस नदी को एक्चुअली में कहा भी जाता है तो रिवर ऑफ ब्लड। लेकिन ये चीज देखकर यहाँ पर लेन नाओ को बात ही समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये खून से भरी हुई नदी किसी के कर्मों को कैसे धो सकती है और उसको मुक्ति प्राप्त कैसे करवा सकती है। और यही सारी की सारी चीजें सोचने के बाद लिउ रुयान ये कहने लगती है कि कहीं ये वही लेजेंडरी ब्लड रिवर हेल तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना था। जिसकी बात को सुनकर फिर तभी किंग चैंग ये कहने लगती है कि अगर ये वही है तो यहाँ पर एक ब्रिज भी होना चाहिए, जो ब्रिज स्टोन से बना हुआ होगा और वही इन लोगों को यहाँ से निकाल कर भी ले जाएगा। किंग चैंग इन लोगों को बताती है कि देखो हमारे सामने वो जो रिवर नजर आ रहा है, अगर हम लोग उसको पार कर लेंगे तो हम लोगों के पास में एक काफी अच्छा मौका होगा हमारी जान को बचाने का। और किंग चैंग की बात के ऊपर भरोसा करने के अलावा इन लोगों के पास में और कोई भी चारा नहीं होता। इसी वजह से लेन नाओ बाकी के सभी लोग किंग चैंग की बात पर भरोसा करके पहुंच जाते हैं उसी ब्रिज के ही पास में। लेकिन अभी फिलहाल में ये किसी को भी पता नहीं होता कि इस ब्रिज पर जाने की वजह से इन लोगों के साथ में क्या हो सकता है, क्योंकि जब ये लोग ब्रिज के किनारे पहुंच जाते हैं तो पास का नजारा तो और भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। जिसके बारे में बताते हुए किंग चैंग ये कहने लगते हैं कि आज तक मैंने जितना इमॉर्टल गेट के रिकॉर्ड्स के बारे में जाना है, उसके हिसाब से मैंने ये पढ़ा था कि डेड सिटी की लास्ट में पाई जाती है एक ब्लडी रिवर। लेकिन ये भी बात सच है कि इस रिवर के अंदर पाए जाते हैं काउंटलेस घोस्ट, और जो कोई भी इस रिवर को ब्रिज के रास्ते से पार करने की कोशिश करेगा तो वो सभी के सभी घोस्ट और आत्माएं मिलकर एक बहुत ही बड़ी ताकत बन जाएंगे, जो ब्रिज को पार करने वाले को जान से ही मार देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर भी पाया जाता है। और जब तक ये लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे तो फिर इसी मोमेंट पर पीछे की तरफ से उड़ते हुए काफी सारे फ्लाइंग घोस्ट भी नजर आते हैं, जो कि इन सभी के सभी लोगों को खाने और मारने के लिए आ रहे थे, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो उन सभी को जिंदा ही चबा जाएंगे। इन सभी के बारे में काइलो काफी अच्छे तरीके से जानता था, इसी वजह से अब बिना सोचे ही ब्रिज के ऊपर भागना शुरू कर देता है। लेन नाओ उसको रोकने की कोशिश करती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन काइलो के ऐसा करने की वजह से उस नदी के अंदर जो घोस्ट छुपे हुए थे वो सभी के सभी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी शक्ति यानी कि घोस्ट हैंड बनाकर अटैक करने के लिए आ जाते हैं काइलो के सामने। इसका मुकाबला करने के लिए काइलो ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक इलेक्ट्रिक अटैक को यूज किया था। उससे वो एक घोस्ट हैंड को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बाकी के अभी भी मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ में काइलो और उसके साथियों को पकड़ लिया था, जिनको घुमाते हुए वो फेंक देता है नदी के अंदर। और क्योंकि ये नदी पूरी की पूरी खून से भरी हुई थी, इसी वजह से ये लोग इसके अंदर बच नहीं पाते। जो नजारा देखते ही लिउ रुयान गुस्से के साथ में कहने लगती है किंग चैंग से कि आखिर
आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारे ऊपर भरोसा करके हम लोग यहाँ पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर भी हमारी जान नहीं बचने वाली। या तुमने ये सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था? क्या तुम हम लोगों को जान से मरवाना चाहती हो? जैसे कि किंग चैंग कहती है कि देखो, जो लापरवाह होगा वो तो बेशक ही जल्द से जल्द मारा ही जाएगा। तुम लोग अगर थोड़ी सी सावधानी को बरतोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, क्योंकि जितना मैं यहाँ के और इस ब्रिज के बारे में जानती हूँ उसके हिसाब से इस ब्लडी रिवर के ब्रिज को पार करने के बाद हमें मौका मिलेगा अपनी जान को बचाने का। अभी मिस्टर लिू जैसे अपने पीछे की तरफ देखता है तो वो फ्लाइंग घोस्ट अभी भी इन लोगों को मारने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं फ्लाइंग बीस्ट के नीचे इन लोगों को दो बंदे भागते हुए भी नजर आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्चुअली में होते हैं मॉन्क ईजिन और स्वॉर्ड डीमन, जिसे देखते ही शॉ चेन ने पहचान लिया था। इसी वजह से वो तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए जाने भी लगता है, क्योंकि ये जो फ्लाइंग घोस्ट होते हैं इन लोगों ने इन दोनों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जहाँ पर स्वॉर्ड डीमन अपनी स्वॉर्ड से और मॉन्क ईजिन अपने जीची लुओ की मदद से फाइट कर रहा था, जिससे कि हमें यहाँ पर एक काफी शानदार फाइट सीन भी दिखाया जाता है। लेकिन तभी शॉ चेन भी पहुंच जाता है अपनी स्टार स्वॉर्ड को लेकर उन घोस्ट को जान से मारने के लिए। शॉ चेन को अपने सामने देखकर मॉन्क ईजिन काफी खुश होता है, वो उससे कहता है शुक्रिया दोस्त। इन लोगों के साथ साथ बाकी के लोग यानी कि लिंगर भी फाइट करने लगी होती है फ्लाइंग घोस्ट के साथ में, लेकिन इन फ्लाइंग घोस्ट की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही थी, जिससे कि फिर तभी सामने आ जाता है मिस्टर लुओ, जो कि अपनी पावर्स की मदद से घोस्ट को मारता है। और तभी स्वॉर्ड डीमन को भी फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कुछ घोस्ट हमला करने वाले थे, लेकिन स्वॉर्ड डीमन की जान बचाकर हेल्प की होती है लैन नाओ ने, जिसको देखकर तो स्वॉर्ड डीमन भी चौंक जाता है। वो कहने लगता है कि क्या वाकई में तुमने मेरी हेल्प की? लेकिन अब तो यहाँ पर इन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि फिर तभी सामने से आते हुए नजर आ जाते हैं डार्क एनर्जी से भरे हुए सोल्जर्स, जो कि कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं थी। उन सभी के पास में होती है उन सभी की अपनी अपनी स्पेशल पावर्स। इसी वजह से लैन नाओ अपने साथियों से कहती है कि अब हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। शॉ चेन तभी किंग चैंग से पूछने लगता है कि अब तुम्हें मुझे बताओ कि आखिर इस ब्लडी हैंड से कैसे बचा जा सकता है? अब तुम मुझे जल्दी से वो सब कुछ बता दो जो कुछ भी तुम उसके बारे में जानती हो। जो बात सुन के किंग चैंग कहने लगती है कि मैंने आज तक कभी भी उस ब्लडी हैंड से बचने के बारे में पढ़ा ही नहीं था। इस जगह के बारे में, यहाँ की चीजों के बारे में जो कुछ भी जानती थी वो मैं तुम्हें सब कुछ ही बता चुकी हूँ, इसीलिए अब तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम खुद से ही कोई रास्ते को निकाल लो। जिसकी वजह से शॉ चेन को गुस्सा तो आता है, लेकिन आखिर अब वो यहाँ पर कर ही क्या सकता था। और यहाँ पर आने वाले डार्क सोल्जर्स की वजह से ये पूरा का पूरा ब्रिज ही हिलने लगता है, और उसी हलचल की वजह से वो सारे के सारे ब्लडी हैंड भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि सामने आने वाले किसी को भी जान से मार सकते थे। रुयान कहती है कि अब आखिर हमारे पास में कौन सी जगह बची है जहाँ पर हम लोग भाग पाएंगे। स्वॉर्ड डीमन कहता है कि हमें किसी भी हाल में इस स्टोन ब्रिज को पार करना ही होगा। लेकिन जब ये लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे तो पूरी इसी मोमेंट पर उन सभी के सभी डार्क एनर्जी वाले सोल्जर्स के पीछे आता हुआ दिखाई देता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का बीस्ट, जिसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके सामने जो सैकड़ों फ्लाइंग घोस्ट होते हैं उनमें से काफी सारे तो जान से मारे ही गए थे, क्योंकि अब असल में यहाँ पर दहाड़ते हुए आ चुका होता है लायन ड्रैगन, जिसे देखकर तो शॉ चेन भी चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं ये इन लोगों पर ही हमला ना कर दे, लेकिन वो लायन ड्रैगन तो पहाड़ी से नीचे आकर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में से भी बिजली ही निकल रही थी। और उसने जैसे ही काफी खतरनाक एंट्री मारी होती है जमीन पर, तो उसके सामने जितने भी घोस्ट होते हैं वो मारे जाते हैं। और तभी लैन नाओ उसको सामने से आता हुआ देखकर अपने साथियों से ये कहती है कि हम में से कोई भी गलती से भी उसके रास्ते में आने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये लायन ड्रैगन तो इतना ज्यादा तेज और खतरनाक होता है कि वो इन सभी को छलांग मारते हुए पार कर जाता है, और साथ ही साथ वो ब्रिज के ऊपर भी बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था, जिसको रोकने के लिए उसी मूवमेंट पर अचानक से ही काफी सारे ब्लडी हैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसके सामने भी आ जाते हैं। लेकिन ये लायन ड्रैगन किंग होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसने केवल अपने एक ही अटैक की मदद से ब्लडी हैंड जैसी डेमोनिक पावर को अपने केवल एक ही झटके के साथ में खत्म भी कर दिया था। जो नजारा देख के लिu रुयान अपने साथियों से कहने लगती है कि देखो इस मोमेंट पर वो सभी के सभी डेमोनिक हैंड शैटर हो गए हैं। इसी वजह से इस मोमेंट पर हम लोगों के पास में ये काफी अच्छा मौका है ब्रिज को पार करने का। जो बात सुन के लैन नाओ कहती है कि जरा रुक जाओ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर ये लायन ड्रैगन किंग कैसे निकल पाएगा। जो लायन ड्रैगन किंग काफी तेजी के साथ में जाता है और छलांग लगाते हुए पहुंच जाता है एक एरे के ऊपर। इस एरे को एक्टिवेट करने के लिए वो इसके ऊपर डाल देता है अपना थोड़ा सा ब्लड और एक्टिवेट करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से, क्योंकि इसको कहा जाता है एक ब्लडी सैक्रिफिशियल एरे। जो नजारा देख के किंग चैंग कहने लगती है कि देखो मैं तो तुम लोगों को इसके बारे में पहले से ही बता चुकी थी, और अब तो हम लोगों को ये पता भी चल चुका है कि उस एरे के ऊपर मौजूद है एक टेलीपोर्टेशन एरे। और मेरे ख्याल से ये जितने भी डार्क एनर्जी से भरे हुए सोल्जर्स
प्लेयर्स हैं वो इस ब्रिज को पार कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अब हम लोगों के पास में ये काफी अच्छा मौका है यहाँ से आगे बढ़ने का और निकल जाने का। इसी वजह से लेन नाउ अपने साथी से कहती है कि जल्दी से जल्दी अब इस ब्रिज को पार करना शुरू कर दो। जिन लोगों ने तेजी के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये ब्रिज दोबारा से हिलने लगता है। ये ब्रिज तो इस बार इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि किंग चैंग के एक जगह पे पैर रखने की वजह से वो ब्रिज टूटता है और वो नीचे गिरने लगती है। इसे अब एक ही पल में अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन उसी मोमेंट पर किंग चैंग के हाथ को पकड़ लिया होता है शाओ चैन ने और उसने उसकी जान को बचा लिया था। किंग चैंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि शाओ चैन जैसे बंदे ने उसकी जान बचा ली। किंग चैंग शाओ चैन की तरफ देखती है तो वो कहता है कि जल्दी से जल्दी अब यहाँ से आगे बढ़ती रहो, क्योंकि यहाँ पर आने वाले फ्लाइंग घोस्ट की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही थी, जो कि इन लोगों को मार भी देंगे। और अब ये सभी के सभी लोग भागते हुए पहुंचने वाले होते हैं उसी एरे के ही ऊपर, जहाँ पर अब ये लोग जैसे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं होता कि आखिर इस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कैसे किया जाता है और ये लोग यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। जिस मोमेंट पर हम लोग तभी देखते हैं कोको को, जो कि इन्हीं में से एक एरे के ऊपर एक काफी स्पेशल सी चीज को देख पाता है, लेकिन उसके ऊपर काफी ज्यादा गौर करने की वजह से उसी मोमेंट पर तभी कोको अपने विजन के अंदर काफी अजीब अजीब सी चीजों को देखने लगता है। उसको नजर आती है इटर्नल फ्लेम से बनी हुई एक ट्रेजर के अंदर मौजूद है इन्फिनिट लेवल की एनर्जी, और कोको उसी को ही प्राप्त करना चाहता है। इसकी वजह से बिना किसी को पता चले ही कोको ने तुरंत ही उसी डायरेक्शन में ही जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी जगह पे आ जाने की वजह से तभी स्वॉर्ड डीमन ये कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि ये एक टेलीपोर्टेशन एरे है, मुझे ये बताओ जरा कि आखिर ये अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, हम लोग यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। जहाँ पर फिर तभी मिस्टर लियू को नजर आता है नीचे डाला हुआ खून, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि यानी कि ये एक ऐसा एरे है जिसको खून पिलाने की वजह से तभी ये स्टार्ट होता है। वो कहता है कि हम सभी लोगों को अपने अपने हाथों से खून की बूंदें टपकानी होंगी, तभी जाकर ये ओपन हो पाएगा। जिससे कि फिर वो तुरंत ही अपने हाथ पे जरा सा कट लगा देता है, जिससे कि खून की बूंदें टपकना शुरू हो गई थी। जिसे देखते ही शाओ चैन भी अपने हाथ को काटता है, वो खून को गिराता है, और उसे देखते ही लियू रुयान भी अपने खून को गिरा देती है। जिस काम में किंग चैंग और लेन नाओ दोनों के दोनों आकर कैसे पीछे रह सकते थे। वो दोनों के दोनों भी अपने अपने खून को गिराते हैं, और जब शाओ चैन के वो घोस्ट दोस्त खून गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी में तो खून होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो ये हेल्प कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अब वैसे भी इन लोगों को ज्यादा खून की जरूरत पड़ने वाली भी नहीं थी। इसी वजह से अभी वो टेलीपोर्टेशन एरे अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी सारी के सारे फॉर्मेशंस अपने आप ही भरना भी शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही एरे ओपन होने वाला होता है, उसी मोमेंट पर अचानक से उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो चीज देख के मिस्टर लियू कहते हैं कि आखिर इसको ब्लड के अलावा और क्या चाहिए जिसकी वजह से ये ओपन हो पाए। गौर करने पर मिस्टर लियू को ये समझ में आता है कि एक्चुअली में इस एरे की एनर्जी एक ही बार में खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो लायन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसने एक ही बार में इसकी सारी की सारी एनर्जी ही खत्म कर दी। लेकिन जब तक ये लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे, उसी मोमेंट पर अचानक से एक शर्टर के जैसे दिखाई देने वाला मॉन्स्टर सामने आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से आग में जल रहा था, और उसके हाथों में एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड भी होती है। उसके केवल एक एक अटैक करने से ही चारों तरफ ही आग लगते जा रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अकेले ही इस पूरी की पूरी डेड सिटी को दोबारा से ही डेड कर देगा। लेकिन तभी हम लोग उसके हेड के ऊपर लिटिल कोको को देख पाते हैं, जो कि अपने साथ में उसी ट्रीजर को लेकर ही जा रहा था, जिसकी वजह से हेडलेस डीमन भड़क चुका था और वो मारने की कोशिश कर रहा था कोको को, जिससे कि कोको उस ट्रीजर को अपने बॉल के अंदर फंसाए हुए तेजी के साथ में भागते ही जा रहा था। लेकिन ये डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि सिटी को तबाह करते हुए अब तो आगे भी बढ़ने लगता है। लेकिन ये नजारा देखकर तो शाओ चैन एकदम ही शॉक हो चुका था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कोको की जान खतरे में थी। इसी वजह से वो भी परेशान हो जाता है, और उसके तीनों ही घोस्ट दोस्त भी परेशान हो जाते हैं, जो कि तुरंत ही शाओ चैन से पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ दोस्त, अब आखिर हम लोगों को क्या करना होगा। जिससे कि शाओ चैन अपने पीछे मौजूद सभी के सभी साथियों को देखता है कि इन लोगों की भी जान खतरे में थी, और फिर वो तुरंत ही एक ही डिसीजन लेता है। वो अपने साथी से कहता है कि तुम लोग मेरा इंतजार करना जब तक कि मैं कोको को लेके वापस नहीं आ जाता। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने भी यहाँ से भागना शुरू कर दिया था उसी हेडलेस डीमन की तरफ। रुयान शाओ चैन से कहती है कि देखो ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाली है, प्लीज यहाँ से बाहर मत जाओ। लेकिन शाओ चैन अपने दोस्त को आखिर खतरे में कैसे ही देख सकता था, इसी वजह से वो तेजी के साथ में उसी की तरफ ही बढ़ रहा था उसे बचाने के लिए। लेकिन इस मॉन्स्टर का साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से वो कोको के ऊपर एक परफेक्ट अटैक कर ही नहीं पा रहा था। जहाँ पर कोको तो गिरती हुई चट्टानों के ऊपर ट्रेवल कर रहा था और वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी आसानी के साथ में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं था। जिसको देख के शाओ चैन सोचने लगता है कि आखिर कोको ने इतने बड़े और खतरनाक डीमन के साथ में पंगा
ले ही क्यों लिया, जिसके साथ साथ खतरे को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए सामने से आते हुए नजर आते हैं फ्लाइंग घोस्ट, जिनकी संख्या अब इस बार सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में पहुंच चुकी थी, जो कि इन सभी के सभी लोगों को इसी फॉर्मेशन के ही ऊपर जान से मारने की ताकत को रखते थे। जो नजारा देख के इस वॉर डीमन कहने लगता है कि ये स्केलेटन बर्ड्स दोबारा से यहाँ पर आ रहे हैं, इसी वजह से अब हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर पहुंचने से पहले हम उन्हें जान से मार दें, जो कि तेजी के साथ में बढ़ते चले आ रहे थे। जिस मोमेंट पर तभी वो पर्पल ड्रैगन किंग उनकी तरफ दहाड़ता है, लेकिन आखिर इस छोटे से बच्चे की दहाड़ से क्या ही होने वाला था। जिस मोमेंट पर तभी फिर लैन नाउ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है, क्योंकि उसके पास में इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और असल में लैन नाउ अपने आसपास एक ऐसी टेक्निक को यूज करने वाली थी जिसकी वजह से उसके घेरे में जो कोई भी आ पाएगा वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही फ्रीज हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि समय रुक चुका हो। और इस टेक्निक को एक्चुअली में कहा जाता है टाइम गॉड्स लॉ, जिसको एक्टिवेट करने से इसके घेरे में जितने भी जीव और जितने भी लोग आते हैं वो अपने आप ही रुक जाते हैं। मिस्टर लियो बाकी के सभी लोग ये सोचते हैं कि इसने तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े लेवल की टेक्निक को यूज कर लिया, जिसकी वजह से जितने भी जीव इन लोगों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे थे वो सभी के सभी भी रुक जाते हैं। जो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार नजर आ रहा था, लेकिन इस पावर को यूज करने की वजह से लैन नाउ की एनर्जी काफी तेजी के साथ में गिर रही थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वो कम से कम अपनी जान को खतरे में डालकर शाओ चैन को थोड़ा सा वक्त और तो दे ही सकती थी। जिस मोमेंट पर फिर तभी हम लोग शाओ चैन को देख पाते हैं, जो कि कोको को चिल्लाते हुए उस डीमन के पास में पहुंच चुका था। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि दोस्त आखिर तुम कहाँ पे हो, जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। जिससे कि तभी कोको तुरंत ही जंप लगाते हुए आ जाता है शाओ चैन के सामने। लेकिन वो जो डीमन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसके केवल एक अटैक करने से ही कोको तो हवा में उड़ चुका था। जिसको बचाने के लिए शाओ चैन तुरंत ही जंप लगा जाता है और उसकी जमीन से टकराने से पहले ही वो उसे बचा भी लेता है। शाओ चैन कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, अब तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे ही आओगे तभी हम लोग बच पाएंगे। लेकिन वो जो ट्रीजर कोको ने प्राप्त किया था उसको देख के शाओ चैन कहने लगता है कि आखिर ये अलग टाइप की एनर्जी क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज टाइप की एनर्जी भरी हुई थी। शाओ चैन उससे कहता है कि यानी कि तुम एनर्जी स्टोन को ढूंढते फिर रहे थे ताकि टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट किया जा सके। जो बात सुन के कोको कहता है कि हाँ दोस्त तुम एकदम सही समझे। तो शाओ चैन भी कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि इन लोगों को लैन नाउ के द्वारा एक्टिवेट की गई पावर्स के नजारे एकदम ही साफ साफ नजर आ रहे थे, जिसके ऊपर अब नजर पड़ चुकी होती है उस हेडलेस डीमन की, जिसको देख के वो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसका केवल और केवल एक लौता मिशन यही है कि उसे इस दुनिया से जिंदगियों को खत्म करना है, और वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी को ही खत्म करना भी चाहता है। जिसकी वजह से बड़ी साइज का डीमन तुरंत ही बढ़ना शुरू कर दिया था उसी फॉर्मेशन की ही तरफ। जो नजारा देख के तो शाओ चैन भी चौंक जाता है और ये कहने लगता है कि अगर इसने उस एल्टर को ही तबाह कर दिया तो आखिर इन लोगों का क्या होगा। जिसकी वजह से शाओ चैन ने काफी तेजी के साथ में गिरती हुई चट्टानों और बढ़ते हुए डीमन के नीचे से भागना शुरू कर दिया था। वो हेडलेस डीमन ये कहते जा रहा था कि जो लोग भी मेरे डीमंस को मारते हैं आज मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, जिसके एनर्जी लेवल्स वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसके केवल चलने मात्र से ही आसपास की बिल्डिंग्स तो तबाही होते जा रही थी और उन्हीं के बीच से भागते हुए जा रहा था शाओ चैन, जिसने अब अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर दिया था, क्योंकि वो उस डीमन से पहले पहुंचना चाहता है एल्टर के पास में। शाओ चैन जब तेजी के साथ में आगे बढ़ते जा रहा था तो उसे टकराने के लिए आने वाली होती है एक बहुत ही ज्यादा विशाल का स्टोन, जिस स्टोन के ऊपर शाओ चैन ने अपना एक इतना ज्यादा जोरों का और खतरनाक पंच हिट कर दिया था। ये कई टन की चट्टान टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है केवल एक पंच के हिट से ही, जिसकी वजह से फाइनली शाओ चैन आ ही चुका होता है उस डीमन के भी आगे, जो कि आगे बढ़ते हुए ये कहते जा रहा था कि ये जो दुनिया है वो काफी समय से गंदगी से भर चुकी है और इसको पूरी तरीके से साफ करने की जिम्मेदारी है मेरे कंधों के ही ऊपर, जिसने फाइनली यहाँ पर अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी समन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको वो डायरेक्टली हिट करने वाला होता है टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो नजारा देख के शाओ चैन भी शॉक रह जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शाओ चैन के साथ साथ उनमें से कोई भी यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ हमें एक नजारा लैन नाउ का भी दिखाया जाता है, जिसकी पावर्स को यूज करते हुए काफी ज्यादा समय भी हो चुका था, जिसकी पावर्स अब कमजोर पड़ने लगती हैं और वो जो बीस्ट फ्रीज हो चुके थे वो भी धीमे धीमे बढ़ना शुरू कर दिए थे। लैन नाउ कहती है कि मेरे एनर्जी लेवल्स अब खत्म होने पर आ चुके हैं, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जहाँ पर तभी हम लोग शाओ चैन को देख पाते हैं, जो कि और भी ज्यादा तेजी के साथ में आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी भी बॉडी थक चुकी थी, जिसके जस्ट पीछे मौजूद होता है वही डीमन, जिसके ऊपर जैसे ही कोको ने नजर डाली होती है तो वो देखता है कि ये डीमन तो अटैक करने वाला है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक। जहाँ पर तभी शाओ चैन उस फॉर्मेशन को
एक्टिवेट करने के लिए स्टोन एनर्जी को फेंक देता है उसी फॉर्मेशन के ही ऊपर, जिसकी वजह से तुरंत ही टेलीपोर्टेशन एरे की जो एनर्जी खत्म हो चुकी थी वो दोबारा से एक्टिवेट होना शुरू हो चुका था, जिसको ओपन होने में अब वैसे भी ज्यादा समय तो लगने वाला नहीं था। अब केवल शाओ चैन को समय रहते पहुंचना होगा। जिस मोमेंट पर तभी उस हेडलेस डीमन ने फाइनली अटैक कर ही दिया होता है जमीन के ऊपर अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, जिससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो बिल्डिंग्स को तो पल भर में ही ध्वस्त करके रख देती है। और साथ ही साथ इसका जो असर होता है वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए भी जा रहा था। यहाँ तक कि शाओ चैन जिस ब्रिज के ऊपर तेजी के साथ में भागते हुए जा रहा था वो ब्रिज भी टूटने वाला था पूरी तरीके से, जिसकी वजह से शाओ चैन की जान खतरे में आ जाती है। इसीलिए वो तुरंत ही पहुंच जाता है हवा में और एक्टिवेट कर लेता है अपने 6th लेवल की पावर को, जिसकी हेल्प करने के लिए कोको लेकर आ जाता है अपने लिटिल ट्री की पावर को। ये दोनों के दोनों मिलकर अपनी अपनी एनर्जी को मिलाकर एक इतना ज्यादा खतरनाक अटैक को समन कर लेते हैं। इसकी मदद से तो एक गॉड लेवल बीइंग को भी एक ही झटके के साथ में डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, जिस अटैक को करने की वजह से अब यहाँ पर चारों तरफ ही फैलने लगती है काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, जिस एनर्जी के फैलने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो सिटी है वो रिक्रिएट होने लगी हो। और साथ ही साथ जब ये इतनी ज्यादा एनर्जी जाती है उसी डीमन के ऊपर तो उसकी हालत भी खराब होने लगती है, क्योंकि आज तक उसका मुकाबला कभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ में हुआ ही नहीं था, बल्कि वो तो इतना ज्यादा कमजोर पड़ जाता है इस ताकत के सामने कि वो पल भर में ही डिसअपियर हो चुका था। जहां से अब साथ ही साथ शाओ चैन को भी मौका मिल जाता है यहाँ से भागकर जाकर अपनी जान बचाने का, जिस मोमेंट पर लेन नाओ भी अपने द्वारा लगाए गए उस बैरियर को भी हटा देती है, जिसके हटाने की वजह से सारे के सारे जो जीव होते हैं वो इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो टेलीपोर्टेशन एरे होता है वो भी ओपन होना शुरू हो चुका था, जिससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये फ्लाइंग बीस्ट उसके करीब नहीं आ सकते थे। लेन नाओ केवल इस बारे में सोच रही थी कि शाओ चैन को समय रहते यहाँ पर आ ही जाना चाहिए, जो कि अभी भी काफी ज्यादा दूर होता है। इसी वजह से उसने तुरंत ही अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा ही दिया था, जो कि फाइनली काफी सारी जंप्स को लगाता है और पहुंचने वाला होता है उसी टेलीपोर्टेशन एरे के ही अंदर। जिस मोमेंट पर अचानक से ही लेन नाओ के फेस से उसका मास्क भी निकल चुका था और इसके अगले ही पल वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और ये सभी के सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे कि फिर हमें इसके अगले ही पल दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा शांत माहौल का नजारा। ये जगह भी ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर हम लोग नीचे डला हुआ देख पाते हैं शाओ चैन को, जिसके जो दोस्त लोग होते हैं वो उसी के सामने ही मौजूद होते हैं और वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे फाइनली होश आ जाता है। वो अपने सामने कोको और अपने तीनों ही दोस्तों को देख पाता है। वो इन लोगों से पूछता है कि मुझे बताओ जरा, क्या बाकी के लोग भी वहां से बाहर आ पाए थे जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। ये लोग अपने चारों तरफ ही निगाहों को उठाकर देखने तो लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। जहाँ से फिर तभी कोको ने नीचे आकर एक डायरेक्शन में दौड़ लगाना शुरू कर दिया था, जैसे कि उसे किसी के बारे में पता चल चुका हो, इसीलिए वो उसी डायरेक्शन में ही जा रहा था। ये लोग जब उस जगह के अंदर पहुंच जाते हैं तो शाओ चैन कहने लगता है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी बहुत ही ज्यादा पुराने समय के पैलेस का रूइन हो, क्योंकि इस रूइन के अंदर काफी बड़े बड़े साइज की मूर्तियां दिखाई जाती हैं और यहीं पर इन लोगों के सामने स्टोन प्रिंटेड नक्शा बना हुआ होता है ब्लड सी बोन का और साथ ही साथ डेड ऑफ सिटी का भी। शाओ चैन सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस डेड सिटी के अंदर इतनी ज्यादा प्योर लैंड भी होगी। यहाँ का ये सारा का सारा नजारा देख के शाओ चैन ये कहने लगता है कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्रैगन क्लेन और डेड सिटी के बीच में कोई एक बहुत ही बड़ा रिलेशन तो जरूर से होगा। और साथ ही साथ वो उस मास्क वाली लड़की के बारे में भी सोचने लगता है जैसे कि वो इसको पहले से ही जानता हो, और उसके हाथों में जो जेड स्वॉर्ड होती है वो भी शाओ चैन को कहीं देखी सी लग रही थी, जिससे कि फिर तभी उसको याद आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक्चुअली में है तो लेन नाओ, जिसकी आगे की अमेजिंग स्टोरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।